जी, राहुल तर्क जी का प्रश्न है इनबॉक्स में, ब्रह्म ज्ञान और उसकी उपयोगिता के बीच का संबंध एक उदाहरण देकर समझाएं। हाँ देखो, ये ब्रह्म ज्ञान की ही बात नहीं है, कोई भी ज्ञान हो, दुनिया का कोई भी ज्ञान और उसकी उपयोगिता के बीच में जो संबंध रहता है, ये रहता है कि कोई भी ज्ञान जो है वो किसी किसी बात के बारे में होता है। माने कोई चीज होती है दुनिया में, जैसे जिसको पुरानी भाषा में बोलते हैं सत, सद, या तो सद बोलते हैं या सत बोलते हैं। तो सत का मतलब है जो है ना, जिसका अस्तित्व है, जो है, जो एग्जिस्ट करता है या करती है, जो भी आप बोलो, जो है उसके बारे में जानना। ठीक है, अब हम क्यों जानना चाहते हैं? तो सीधी सी बात है कि हमारे जीवन में हमें जिज्ञासा होती है किसी चीज को जानने की। तो उसकी दो ही वजह होती है। एक तो ये है कि आपको जानने में मजा आता है, माने जानने का सुख आपको चाहिए, और इसलिए आप कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ जानने के लिए उद्यत रहते हैं, माने उसकी इच्छा आप करते रहते हैं, और उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो जानने का प्रयास आप करते रहते हैं। तो एक तो इसकी ये उपयोगिता हो गई कि भाई आपको मजा आ रहा है, माने खोज करने वाले आदमी को मजा आ रहा है, माने ज्ञान करने वाले आदमी को मजा आ रहा है, जानने वाले आदमी को मजा आ रहा है। एक तो ये उपयोगिता हो गई, जो कि जो खोज कर रहा है, जो जान रहा है, उसका अपना व्यक्तिगत सुख हो गया। ठीक, एक तो ये रह गया। दूसरा ये रह गया कि क्योंकि वो उस चीज को खोज रहा है जो है, जो एग्जिस्ट करती है दुनिया में। तो अब आप सारी दुनिया में देखेंगे तो बाहर जितना भी कुछ है वो कोई ना कोई तरह से उपयोगी है। कोई पदार्थ है, कोई चीज है, मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, और उनका ज्ञान पाकर उनका हम कोई दूसरा भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में करते हैं। लोहा, अब उसमें लोहे का उपयोग होता है, कुछ दूसरी चीजों का उपयोग होता है, करके मशीन बना लेते हैं और चीजें आसान कर लेते हैं। तो अपने अपने सभी के जीवन में, माने व्यक्तिगत जीवन में सुख हो गया जानने का, और बाकी सभी के लिए और उसके लिए भी, तीनों तलों पर भोगने का भी और करने का भी। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें मिल जाती हैं, तो जो करने वाले हैं उनको करने का सुख मिलता है, और भोगने वाले तो सभी हैं, तो उन चीजों से बना के सब भोगते हैं, सरलता भोगते हैं, जो कठिनाई है उसको सरल करके उसका एंजॉय करते हैं। तो कुल मिला के किसी भी ज्ञान का, कोई भी ज्ञान का जो ऑल ओवरऑल मिला के आप देखें तो वो सुख देने वाला है। सुख की प्राप्ति के लिए किसी भी चीज को जानना होता है, बस यही इसकी उपयोगिता है। जी, मेरे पूछने का मतलब ये था कि जैसे हम आग, जो आग है, आग के बारे में जाने जो है, तो हम हाँ, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान में ऐसा कौन सा ज्ञान है कि हम उसको मतलब जो है यूज करते हुए हमको दिखे कि कैसे कैसे हम उसको यूज करेंगे? जैसे हम लोहा के बारे में हमको ज्ञान हुआ जो है, तो हम उसका यूज किए खेती करने में, लड़ाई करने में जो है, कुछ चीज बनाने में। तो वैसे हम ब्रह्म जो ज्ञान है उसका उपयोग कैसे कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे? हाँ, इसको आप ऐसे समझो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है वो चेतना, मतलब चेतन, उसके मूल में, उसके ये जो ब्रह्म ज्ञान विषय है, इसके मूल में है चेतना का ज्ञान, जिसको आत्मा अभी आप कहो विशेष रूप से, या सारे में जो विशेष है। अब वैसे ये आज के आख्यान में आएगी ये बात, लेकिन थोड़ा पहले बता देता हूँ मैं। ब्रह्म विद्या जी या आत्म विद्या का मतलब होता है चेतन के बारे में जानना, या जो आप हैं उसमें जो चेतन वाला हिस्सा है उसको विशेष रूप से जानना, उसको समझना। तो अगर आप एक तरह से खुद को जानने और समझने की बात इसमें हो रही है, तो आप अगर खुद को जानेंगे समझेंगे, या चेतना को जानेंगे समझेंगे, तो उसके हिसाब से ना सारी चीजें होंगी। जितना भी सारा सुख है दुनिया में, जितना भी सारा और दूसरा जो ज्ञान है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए क्या व्यवस्था हो, क्योंकि व्यवस्था जिसके लिए करने की बात कर रहे हो वो कौन है, क्या है, अगर उसे ठीक से नहीं जानोगे तो व्यवस्था तो आप फिर कुछ भी कर लोगे ना, जैसे अभी तक होती आई है।
वो आपको समझ में नहीं आएगी कि इसके अकॉर्डिंग है। जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो विभिन्न प्रकार की पर्सनैलिटीज को जानने का प्रयास करते हैं कि आदमी में इतने प्रकार के आदमी होते हैं, कुछ गुस्सैल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, कुछ राक्षसी होते हैं, कुछ देवता तुल्य होते हैं, कुछ जो भी उन्होंने अपना अपना दिमाग लगा के सब निकाला। तो वो इसका कहाँ उपयोग करते हैं, इसका उपयोग होता है कि जो भी लोग व्यवस्था वगैरह जैसे बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो उसमें इस बात का ख्याल रखते हैं कि भाई ये जिनके लिए बना रहे हैं उनको पसंद आएगा कि नहीं, वो इसको खरीदने आएंगे कि नहीं। जैसे आज जितने भी आर्थिक रूप से ग्रुप है, तो कोई आदमी माने कोई जो उद्योगपति है या कोई भी, वो जब कोई चीज डिजाइन करता है, जैसे कोई मोबाइल बनाता है, तो मोबाइल के बहुत सेगमेंट हैं 2000 से लेके और या 500 या 1000 रुपए से लेके मोबाइल 1.5 2 2.5 लाख तक के मोबाइल भी आते हैं, 2.5 3 लाख के। तो ये क्या हिसाब से बनाए, तो उनको मालूम अगर कोई दे दे, ये कोई ज्ञान दे दे उनको कि इस इतने परसेंट लोग हैं इन ग्रुप में, इतने परसेंट गरीब हैं जो 500 वाला ही मोबाइल खरीद सकते हैं, इतने परसेंट ये लोग हैं जो 1000 वाला खरीद सकते हैं, इतने परसेंट ऐसे 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 ऐसे। तो वो उस ज्ञान का क्या फायदा उठाते हैं, वो इस ज्ञान का ये फायदा उठाते हैं कि वो उस हिसाब से कंपनी मतलब अपनी सेटल कर सकें, उसमें अरेंजमेंट वैसा कर सकें, उसमें उतना जितने रुपयों का मोबाइल सेट करना है उस हिसाब से उसकी टेक्नोलॉजी, उस हिसाब से सब कुछ डिजाइन, उसके फीचर सारे कुछ सेट कर सकें। तो इसका लाभ उनको मिलता है। ये जो आप क्या खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, ये जो सारा डाटा अब जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में सबके पास में, तो जैसे उसका वो ये इस्तेमाल करते हैं कि भाई अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिजाइन वगैरह वगैरह सब बनाते हैं, उसकी प्राइस, उसका सब कुछ तय करते हैं उस हिसाब से। तो ये एक फायदा हो गया इस ज्ञान का कि ऐसा करने से उपभोक्ता को अल्टीमेटली फायदा होता है, उसको अपने हिसाब की चीज मिल जाती है, उसके हिसाब से उसमें R&D हो रखी होती है। तो ये सारे फायदे हैं। कोई भी ज्ञान की उपयोगिता इसी तरह से होती है। तो अगर आप सटीक रूप से जान जाएं या कोई भी जान जाए, तो उस ज्ञान का फायदा हर चीज में आता है। जैसे अभी मैंने जो ये व्यवस्था बनाई है, डिजाइन की है, ये मैं नहीं कर पाता अगर मैं इस चेतना को नहीं जान रहा होता, क्योंकि तब कैसे करता, और तब करता भी तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि किसके लिए कर रहे हैं। अगर भैंस के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं भैंस के लिए क्या व्यवस्था कर सकता हूँ कि इसके लिए संकल लगानी है कि वो मरखनी होती है तो उसका इंतजाम करना है कि नहीं, या वो क्या चारा खाती है, वो दूध देती है तो उसके दूध का क्या फायदा। अगर ये सारी नॉलेज मुझे ना हो भैंस के बारे में, तो मैं भैंस के बारे में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकता, उसके साथ उतना ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता उसके हिसाब से, और मैं चोट खा सकता हूँ या उसको नाराज कर सकता हूँ, या वो मुझे उतनी उपयोगी नहीं होगी उतनी के अगर मैं उसके बारे में जानता होता तो होती। जैसे अभी मैं बहुत सारे लोग ये चेतना के बारे में जानता हूँ, तो बहुत सारे लोगों से डील कर लेता हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ लेता हूँ बात करते करते, अच्छा ये कैसा है, कौन है, उसको उसी हिसाब से डील कर लेता हूँ। तो ये जानता हूँ तभी ये कर लेता हूँ ना, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होता, नहीं तो होता ही नहीं। तो ये सब उपयोगिता ही है इस चीज की। तो जो मूल चीज है जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, पूरी व्यवस्था हो रही है, सारे प्रोडक्ट्स डिजाइन हो रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं डिजाइन हो रही हैं, ये अपराध ना करे इसको रोकने की कोशिशें हो रही हैं, ये सब कैसे हो रही है, ये सब ऐसे हो रही है कि वो जो जितना जानते जा रहे हैं उस हिसाब से वो व्यवस्था को डिजाइन करते हैं और इसको व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, और उद्देश्य वही रहता है सब सुखी हों और दुख कम हो। अल्टीमेटली सबको सुखी करने में और सबके दुखों को कम करने में ही इस नॉलेज का, इस ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान का उपयोग है। कि जैसे आपने कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान है वो मतलब जो चेतना है उसके बारे में ज्ञान है। जी जी जी, तो इस चेतना को समझने के लिए जो आपने एग्जाम्पल लिया, जो हम खुद को लेते हैं कि हम जो ब्रह्म ज्ञान है
क्योंकि हम ब्रह्मांड जी के ही एक पार्ट हैं। जी तो आपने उसको समझने के लिए मतलब खुद को लिया, मतलब जो मानव जी। होता है उसको लिया, उसके अलावा हाँ आपने किसी और चीज को क्यों नहीं लिया, हाँ, लिया जबकि ना, जो दूसरे बाकी भी जीव चीज जंतुओं को हैं। भी। हाँ, दूसरे जीव जंतुओं को भी लिया ना, जितने भी जी जी चेतन जीव। हाँ, मेरे आसपास जितने भी चेतन जीव रहते हैं सबको ही लेते हैं, उनके उदाहरण भी तो कई बार देते हैं। अब क्योंकि आदमी को ही जी समझा जी रहे हैं, मेन को समझने की बात है, इसलिए आदमी का ज्यादा रहता है। बाकी ये जितने भी गुण जी बताए जा रहे हैं, ये गुण कम कम मात्रा में दूसरे जीवों में भी होते हैं। जी जी। जी। हाँ, तो ये जो गुण है क्या बोलते हैं चेतना का, ये चेतना तो बाद में आई ना पृथ्वी पे, और इस चेतना का हाँ विकास अभी, होते जा रहा है। हाँ जी जी, अभी जो आप ब्रह्मांड में देख रहे हैं तो इसमें तो बाद में ही आई है ना। पहले तो जी जी। पहले तो इसमें नहीं तो आई। अभी, हाँ, ब्रह्मांड में तो बाद में ही आई है, लेकिन बाद में बाद में भी तो तभी आएगी ना जब इसके बीज में होगी, नहीं तो बाद में कहाँ से आ जाएगी कुछ भी। जी जी। तो हाँ जो चीज मतलब चेतन नहीं है, क्या हम उसके जी। अकॉर्डिंग उसको अगर समझें ब्रह्म ज्ञान को, तो कैसे हम उसको समझ हाँ सकते हैं? हाँ, उसको भी समझते हैं, लेकिन वो दूसरी धारा है, बताया ना, दो तरह से। जैसे उसको फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं कहा जाता, उसको आप फिर ब्रह्मांड ज्ञान बोलेंगे, या जैसा, देखो ब्रह्मांड ज्ञान में जैसे दो भाग हो गए, एक चेतन हो गया, एक जड़ हो गया। तो जड़ में आप जैसे पूरी विज्ञान जो है खोज कर ही रही है, मैं वो सब खोज कर ही रहा है, तो जी वो सारा ज्ञान हो रहा है। तो उसको आप जड़ खोज के रूप में रख सकते हो, माने वस्तुओं के जिसमें चेतना नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में आपको दो प्रकार के पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, एक वो है जो जड़ है, और एक वो है चेतन है। और चेतन की परिभाषा हो रखी है, मैंने कई बार की है। चेतन का मतलब है जो इच्छा करता है, वो चेतन है। यहाँ चेतन से मतलब चलना फिरना दौड़ना इत्यादि नहीं है, जिसमें विश होती हो, इच्छा होती हो। तो यहाँ दो ही प्रकार के चीज दिखाई पड़ती है इस, आप जितना मर्जी भी कहा, जहां तक भी देखो, एक वो चीजें होंगी जिसमें इच्छा नहीं होती, जो प्रकृति के नियमों के आधार से ही चलता है। एक वो चीजें हैं कि जिसमें वो तो है ही है, जो जड़ वाली चीजें वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ चेतनता भी है, वो इच्छा कर सकती है। तो ये एक अलग एस्पेक्ट जुड़ जाता है। तो इसका भी अध्ययन होगा ना। जैसे जो जड़ है, जड़ में बहुत सारे विभाग हैं, भौतिक विभाग है, रसायन विभाग है, जीव विज्ञान विभाग है, ऐसे करके बहुत सारे विभाग हैं। तो ऐसे ही एक विभाग चेतन का भी होगा कि भाई ये जो चेतनता जैसी है, ये जो ये इच्छा करता है, ये जो ये सोचता है, ये जो ये भाव करता है, ये जो ये चीजें समझता है, ये जो ये अनुभव करता है, ये सारी एक्टिविटी भी तो हो रही है ना कुछ एक वस्तुओं में, जिनमें आदमी है, पशु पक्षी हैं। तो इसका जो अध्ययन है, उसी को यहाँ पे चेतना के अध्ययन के बारे में कहा जा रहा है। और उसकी भी वही उपयोगिता है जो जड़ की उपयोगिता है। जड़ की जड़ की खोज भी, जड़ की रिसर्च भी इसीलिए की जाती है, किसके लिए? इसी चेतना के लिए। मूल कौन है यहाँ सारी स्थिति में? चेतना। यहाँ जड़ मूल नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, हालांकि ये जो आगे के टॉपिक हैं उनमें ये बात बार बार आएगी, तो आपने थोड़ा पहले पूछ लिया। तो मूल जो है वो यहाँ पे चेतना है। चेतना बाद में उदय हुई है, जैसे आपको अब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी मूल चेतना ही है। कैसे करके है? कौन रिसर्च कर रहा है? चेतन चीजें रिसर्च कर रही हैं, जड़ वाली चीजें तो रिसर्च नहीं कर रही ना। किसके लिए कर रही हैं? खुद के लिए कर रही हैं, जड़ के लिए तो नहीं कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें पत्थर को सुखी करना है, कि पत्थर को के लिए कोई अर्थवान चीज है आपका खोज करना। किसके लिए कर रहे हैं? ये जो चेतन वाला एस्पेक्ट है, ये प्रमुख है, यही प्रमुख है, यही केंद्र है इस पूरे सब कुछ का। जो खोज रहे हैं उनके अंदर भी ये चेतना यही केंद्र है, जिनके लिए खोज रहे हैं वो भी सब चेतना की ही बात है। तो चेतना वाला जो एस्पेक्ट है ये प्रमुख है, ये मुख्य है, ये केंद्र है पूरे जीवन का। जीवन बोले तो चेतना होता है, जो चेतना वाला एस्पेक्ट है। अगर आप चेतना वाला एस्पेक्ट हटा दें तो फिर इसको आप जीवन नहीं बोल पाएंगे, और ये अर्थहीन हो जाएगा। क्योंकि अर्थ का मतलब रहता है चेतना के लिए ही।
किसी पत्थर के लिए तो नहीं होता ना। तो चेतना यूं करके मूल हो जाती है, यूं करके वो केंद्रीय वस्तु हो जाती है, यूं करके सब उसी के चारों तरफ चलता होता है, उसी के लिए होता है, उसी से होता है। जैसे लोकतंत्र को बोलते हैं जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से, ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे ये है, चेतना के लिए, चेतना के द्वारा, चेतना से। जी सर, ओके। जी विनीत जी, चेतन के गुण पूछ रहे हैं, चेतना के चेतन का कितने गुण गुण टोटल हैं? अब वो वैसे तो जब लिखते जाओगे तो वो करोगे। चेतना का मतलब सीधा सा रहता है, जिसमें इच्छा करने की सामर्थ्य होती है, जिसमें अनुभव करने की सामर्थ्य होती है, जिसमें भाव करने की सामर्थ्य होती है, जिसमें चिंतन मनन करने की सामर्थ्य होती है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, जिसमें कुछ करने की क्षमता होती है। ये सभी गुण चेतन के ही है। माने मूल रूप में बोले तो ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता, ये 3 प्रकार की इच्छाएं उसमें होती हैं, ज्ञान करने की, कुछ करने की और भोगने की। तो मूल ये 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। इसी से वो, यदि ये उसकी पूरी होती हैं तो सुखी अनुभव करता है, और यदि ये पूरी नहीं होती हैं तो दुखद अनुभव करता है। और इसी के लिए पूरा जीवन वो प्रयासरत रहता है, इसी में, यही है चेतन। तो प्रमुख रूप से इसके यही गुण है। इन्हीं गुणों में आप देखते ही हो कि 4 अंतःकरण है इसके पास। तो वहाँ पे वो चिंतन मनन कर सकता है, कुछ चीजें सीख सकता है, सिखा सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है। ये सब इसके गुण ही है सारे। जितने डिटेल में आप करते चले जाओगे तो ये इसके बहुत सारे गुण हैं। ये छू सकता है, या एक शब्द में बोलो तो अनुभव करता है। नहीं तो अनुभव कितने 5 प्रकार के अनुभव हो गए कि देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, चख सकता है, छू सकता है। फिर छूने में भी विभिन्न प्रकार का, मुलायम है कि कैसा है, स्वाद विभिन्न प्रकार के, शब्द विभिन्न प्रकार के, देखना विभिन्न प्रकार का, ऐसे ऐसे ये सारे इसी के गुण हैं। तो जब इसका आप और गहरे गहरे में अध्ययन करेंगे तो, लेकिन शुरुआत इसकी होती है इच्छा करने से। तो इसका जो पहला गुण है वो है इच्छा करना, और इच्छा से ही उसकी हर बात की शुरुआत होती है। अगर इच्छा को आप वहां से हटा दोगे तो फिर वो चेतना जैसा कुछ नहीं रह जाएगा। और यही कारण है कि ये लोग तो इसी को मारने में लगे रहे ना पहले, कि भाई इसका जो जन्म होता है और मरता है और ये इतना दुखी होता है या होती है, इसी को ही रोक दो। और उनको यही समझ में आया कि इच्छा से सारी बात शुरू हो रही है, तो क्यों ना इच्छा पर ही काम करो और इच्छा को ही रोक दो। बात भी सही है। अगर किसी को इच्छा नहीं होगी तो वो, उसमें चेतन जैसा कुछ नहीं होगा, माने वो कुछ भी अनुभव करने की स्थिति में ही नहीं होगा, पत्थर जैसा होगा। तो ना दुख होगा ना सुख होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर ही उन लोगों ने इस प्रकार की कोई ये प्रक्रिया चलाने की कोशिश की अपने उस समय की समझ के आधार पे, कि भाई अब उससे ऐसा तो नहीं हुआ कि ये लोग पूरे जड़ हो गए, लेकिन इतना तो था ही कि जो लोग इनके झांसे में आ जाते थे, या झांसा भी क्या बोले, जो लोग इनके ट्रीटमेंट को स्वीकार कर लेते थे, तो वो अपने जो बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, या कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो उसको ऐसा सोच के पोस्टपोन्ड कर देते होंगे कि चलो भाई ठीक है, जो पूरी हो रही है उन्हीं को कर लो, क्या है, वगैरह वगैरह। तो इससे कुछ साइकोलॉजिकल थोड़ा रिलीफ रहता होगा। अगर उनको पता चल जाता कि भाई सुख ही जीवन का उद्देश्य है, तब तो वो तो फिर व्याकुल हो जाते ना कि यार सुख तो मिल नहीं रहा है और वही उद्देश्य है, तो फिर मतलब क्या हुआ। अब उस समय कोई भी ऐसा आदमी था नहीं जो इनको सुख देने की स्थिति के लिए कुछ वैसे कोई साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्ञान कुछ ऐसा। तो उन लोगों ने इस प्रकार की चीजें कर ली कि भाई ठीक है, इसी ये जो जड़ है, इसी को ही अगर जड़ कर दो तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, यही धीमा धीमा सा रहेगा। तो ना इच्छा करेगा और ना बात उठेगी आगे की, ना फिर कोई व्यवस्था करने की जरूरत है, ना कुछ है। इसीलिए आप देखोगे ये जो बीच में बहुत सारे दर्शन है वो किसी व्यवस्था की बात नहीं करते। इवन बौद्ध दर्शन भी कोई खास व्यवस्था की बात नहीं करते, साधना को आगे रखते हैं।
साधना पर जोर रहता है, साधना कराने में लगे रहते हैं। स्कूल में भी साधना शुरू करवा दो, 5 साल के बच्चे को ध्यान करना शुरू करवा दो, ये करवा दो, घुट्टी पिला दो उसको कि वो इच्छाएं ना करे, इस पर ही जोर रहता है। और ये आज तक आप देखते आ रहे हो, इवन ओशो तक को देखो, वो इसी पर ही जोर लगाए हुए हैं। समझो समझो, आत्मज्ञानी बनो, होश लाओ, जागो, तुम सो रहे हो। और जागो का मतलब जागने के लिए क्या बोल रहा है वो, कह रहा है तुम जागो, ये सब तुम्हें निस्सार लगेगा, ये सब तुम्हें बेअर्थ लगेगा, जो तुम भोगों के पीछे भाग रहे हो ये तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाएंगे। अर्थहीन हो जाएंगे माने क्या, कुल मिला के इच्छा तुम्हारी बंद हो जाएगी, फिर इच्छा नहीं करोगे, क्योंकि बेकार की चीज की कौन इच्छा करता है। और इसी चक्कर में खुद 93 रोल्स रॉयस, वो तो 365 का इरादा था, तो मौका नहीं मिला उसको। अपना नहीं देख रहा है कि भाई खुद की तो तुम्हारी तो इच्छाएं नहीं घट रही हैं, जागने के बाद भी। जो तुम 21 साल की अवस्था में जाग गए थे, फिर ये सब न, तो यूं बहुत सारे विरोधाभास इन लोगों के जीवन में दिखते भी हैं, क्योंकि ये मूल स्वभाव है ना चेतना का, इच्छा करना। और इच्छा कोई करेगा तो किस चीज की करेगा, सुखी होने की करेगा ना, दुखी होने की तो करेगा नहीं। आप खुद देखो अपने अंदर कि अगर आप इच्छा ना करो तो ये चेतना वाला एस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, इसकी शुरुआत ही नहीं होती है, बात ही खत्म हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इच्छा करोगे तो सुखी होने के अलावा किस बात की करोगे, दुखी होने के लिए तो कोई करेगा नहीं, करता भी नहीं है। दुख से तो बचने की ही कर सकते हो और सुख को पाने की कर सकते हो, इसके अलावा और कोई इच्छा करने का कोई भी मतलब है क्या? आप बताओ, ये कोई भी मतलब होगा क्या? नहीं होगा। विनीत जी, ये आप जो पूछ रहे हैं ये समझ नहीं आया। मतलब ये आपने पूछा था ना कि चेतन के क्या गुण हैं, तो प्रेमजीत जी ने बताया ये गुण हैं। और अभी जो सब कुछ क्या ईगो ईर्ष्या नहीं ईर्ष्या इन सब के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, ये तो कोई गुण नहीं है ना, ईगो कोई गुण नहीं है। ईगो तो एक किसी बात के लिए एक प्रक्रिया है उसमें होने वाली। जैसे गुस्सा कोई गुण थोड़ी ना है। जैसे आपने कोई इच्छा की, अगर वो पूरी नहीं हो रही है, कोई उसमें रुकावट पड़ रहा है, कोई दूसरा जीव या कुछ भी, तो उसके लिए गुस्सा पैदा होता है। या कोई चीज जो आप अपने लिए चाह रहे हैं आपके पास नहीं है, लेकिन आपके मित्र के पास है, या कहीं आपके अड़ोसी पड़ोसी के किसी के पास है, तो उसकी ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है कि इसके पास तो है और मेरे पास नहीं है। तो लेकिन ये उन्हीं चीजों में होता है जिसमें आपकी आकांक्षा, इच्छा है, जिससे आपको कोई लेना देना है। तो ये तो इसको गुण थोड़ी ना बोलते हैं, ये थोड़ी गुण है कोई, ये तो आपकी एक एक्टिविटी हो रही है ना। या इसको अगर बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि गुस्सा करने की सामर्थ्य है, बस। हाँ, ऐसे करके। या उस तरह से गुणों में लेना चाहो तो ठीक है, गुस्सा भी कर सकता है, ये इसका गुण है, ऐसे करके अगर लेना है तो ये सारी चीजें ही हैं। लेकिन ये वो एक किसी जरूरत के आधार से करता है। हाँ, बराबर समझ गया। मतलब ये सब प्रक्रियाएं हैं। हाँ, इनमें ये सब प्रक्रिया, इच्छा करना भी वैसे तो एक प्रक्रिया ही है, मगर इच्छा कोई आदमी कर सकता है, ये गुण के रूप में भी आता है। ये आपको एक्चुअली शब्दों में समझना पड़ेगा। जैसे दया है, इनको भी लोग गुण ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में दया भी तो एक प्रक्रिया ही है। लेकिन जब वो आपके अंदर उदय होती है तो तब वो गुण है, और जब आप उससे प्रेरित होकर कुछ करते हो तो वो एक प्रक्रिया है। तो अब बाहर तो लोगों को करना ही दिखाई पड़ता है, आपके अंदर क्या हुआ वो तो दिखता नहीं। वो तो आपने जो किया उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि आपके अंदर पहले ये गुण पैदा हुआ होगा, फिर आपने ऐसी प्रक्रिया की होगी। तो इस तरह से है। तो जब ये आपके अंदर पैदा होता है उस समय आप इसको गुण बोल सकते हो कि भाई ये है, एक तरह से तो क्षमता ही है, सामर्थ्य ही है। इसको आप गुण भी बोल सकते हो कि आप ये कर सकते हो, आप में ये होता है, आपका ये गुण है। ठीक है जी। तो और कुछ रह गया है अब तक के जो विषय छेड़े गए उसमें? गुण और प्रकृति को कैसे आप देखते हैं, डिफाइन करेंगे? क्या वो समानांतर? नहीं, इनके एक्चुअल में थोड़े थोड़े से अर्थ होते हैं अगर आप भाषा में जाएंगे। वैसे तो जनरली तो लोग समानांतर में यूज करते हैं इन चीजों को, पर्यावरण में यूज करते हैं। प्रकृति जो है
जैसे पंच हाँ तत्व बोल रहे हैं, तो वो हम जी। जो अस्तित्वमान तत्व हैं उसी को कैटेगराइज कर रहे हैं। गुण नहीं और नहीं, इन प्रकृति में चीजों को तो ऐसे हम्म हाँ देखो, गुण तो अभी भी हो सकता है। जैसे आपने कोई नई चीज, कोई दो चीजें मिलाई और कुछ बनाया, तो उसमें भी गुण हम्म होंगे। लेकिन अब उसको आप हम्म प्रकृति नहीं बोलते। प्रकृति का मतलब होता है कि पहले से जो बना हुआ है, जो अपने आप बना हुआ पहले से है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है। प्रा माने पहले से, और कृति माने कोई चीज है। कृति मतलब कोई हाँ कोई है, कोई वस्तु है, कोई रचना है, कोई संरचना है। तो जो पहले से है उसको बोलते हैं प्रकृति एक्चुअल में। तो पहले से है उसमें, ऐसे करके तो इसको बोल देते हैं प्रकृति। तो अब है का मतलब क्या है, वो भी गुण ही होते हैं, मगर वो पहले से है। ठीक है, फिर कोई आपने रचना की यहाँ, जैसे अब आपने कुछ बनाया, आपने एक कार बनाई, तो उसमें भी कुछ गुण है, मगर अब उनको प्रकृति नहीं बोलेंगे। वो रचित गुण है आपके, वो आपने पैदा किए हैं, आपने बनाए हैं। तो अब ये प्रकृति नहीं होगी, अब ये कृति होगी। जैसे वो पूर्व कृति माने प्रकृति, और ये होगी पश्चात कृति माने आपने कुछ जोड़ तोड़ के बनाया और एक ऐसी चीज बन गई तो उसमें वो और दूसरे गुण आ गए। तो ये ऐसे करके थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। कहीं स्वभाव को भी प्रकृति रूप से इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे स्वभाव का अच्छा मतलब है कि मेरा पहले हम्म से जो भाव है, मेरा जो मूल भाव है, तो अब वो चूंकि पहले से ही होगा, तो उसमें भी जो पहले से भाव हैं वो जो अभी बन रहे हैं वो तो अब जो अभी बन रहे हैं तो वो तो स्वभाव नहीं हो सकते। जैसे मान लिया कोई आदमी बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, बचपन से ही कोई कोई लोग को देखते हैं कि अच्छा तो गुस्सा ही करता रहता है, गुस्सा ही करता रहता है। तो उसको ऐसा समझा जाता है कि ये मतलब जन्म से इसमें कोई डिफेक्ट है या क्या है, माने जन्म से इसमें ये गुण आ गया है। तो माने जन्म उसके आने के पहले से, तो उसको वो स्वभाव या प्रकृति ऐसे करके बोल देते हैं। बाद में किसी ने कोई गुण अर्जित किया, तो पहले तो बड़ा गुस्से वाला था लेकिन बाद में बड़ा शांत हो गया, अब ये इसको उसे स्वभाव नहीं कहा जाएगा। या जब ये इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा तब लोग ऐसा करके बोल देते हैं इसका स्वभाव है। लेकिन जबकि वो उसका अर्जित गुण होगा, वो प्रकृति ना बोल के उसको आप स्वभाव ना बोल के, माने वो उसकी खुद का गुण नहीं है बल्कि उसका वो अर्जित किया हुआ है, पहले से नहीं है उसके पास। वो पहले से का मतलब बचपन से, या जब वो कुछ नहीं करता था तो अपने आप से जो चीजें हैं, ऐसे करके इन चीजों का अर्थ होता है। माने संदर्भ देखना पड़ता है कि आप क्या चीज बोल रहे हैं, उसमें किन शब्दों का आप अप्रोप्रिएट इस्तेमाल करेंगे। पर जनरल बोलचाल में लोग बोलते हैं और लोग समझ भी लेते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। पर जब कोई विशेष रूप से चीजें जाननी और समझनी होती है तो उनमें शब्दों का थोड़ा ख्याल रखा जाता है। माने जब इसी चीज को आप स्कूल में जाके अध्ययन करेंगे और स्कूल की पुस्तकें लिखी जाएंगी तो उनमें इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, और वहाँ बताया भी जाता है कि इसको हम प्रकृति क्यों कह रहे हैं, इसको स्वभाव क्यों कह रहे हैं, इसको कृति क्यों कह रहे हैं, इसको अर्जित गुण क्यों कह रहे हैं, इसको पूर्व गुण क्यों कह रहे हैं। वहाँ ये छोटे 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 से अंतर करके होते हैं। जैसे पानी वही है, छोटी जगह में इकट्ठा हो रहा हो तो जलाशय बोल देते हैं, बड़ी जगह में इकट्ठा हो रहा हो तो और कुछ बोल देते हैं, ऐसे करके बह रहा हो तो नदी बोल देते हैं, वहां जाके इकट्ठा हो जाए तो समुद्र बोल देते हैं। है तो पानी का संचय ही, और तो कुछ है नहीं। जी जी समझ गया जी हाँ विनीत जी बोल रहे हैं मतलब प्रकृति में भी कई स्वभाव और गुण मौजूद हैं। हाँ अभी जो वो तो नेचर अगर आप बोलेंगे तो वो तो उसमें तो बहुत सारे चीजें हैं ना, तो सबके अपने अपने गुण स्वभाव हैं। अभी प्रकृति जिस संदर्भ में मैं बोल रहा था वो था जैसे आपकी क्या प्रकृति है, आपका क्या गुण है, क्या ये समानांतर शब्द हैं, ये पूछ रहा था। अगर आप नेचर वाले को बोल रहे हैं तब वो तो उसमें तो बहुत सारे ऑलरेडी चीजें हैं, सबके अपने अपने वो हैं।